डायरेक्ट मेथड में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन से ऊपर 4 लाइनें लिखी थी, कैश फ्रॉम कस्टमर्स। अच्छा, अब ना मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड में जितना कुछ लिखा हुआ है उसकी रीजन समझाने लगा। उसकी रीजन समझना नॉलेज के लिए भी जरूरी है और सवाल की कुछ एडजस्टमेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी है कि जो चीजें मैं फॉर्मेट में कवर नहीं कर सका, अगर वैसा कुछ सवाल में आ जाए तो आप हैंडल कर सकें। इसलिए इनडायरेक्ट मेथड में जो आपको चीजों के रीजन बताने लगा ना, वो समझना है जाके। डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कस्टमर से मिलने वाला कैश है और अदर रिसीट्स है और कैश टू सप्लायर्स है और बाकी सारे अदर हैं। और इसका आंसर क्या आ गया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और उसके बाद फिर टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड। अच्छा, और नीचे इन्वेस्टिंग में कहीं इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये नीचे आ रहा है कहीं। इसको डायरेक्ट मेथड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके फेस पे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कैश फ्लोज है। मैंने सेल्स तो नहीं लिखा हुआ, कैश लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट मेथड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कुछ भी इस पे लिखा है वो सब कैश फ्लोज है। एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड अगर कोई बिजनेस ये भी यूज करता है ना, दोनों मेथड अलाउड है। तो IAS 7 कहता है कि दुनिया वालों को ना ये भी डिस्क्लोजर में चेक कराओ, ये भी बना के दिखाओ, रिकंसिलिएशन बना के दिखाओ। तो इनडायरेक्ट मेथड में काफी सारी लाइनों के एंड पे जो आंसर आना है वो यही वाला आना है। जैसे अभी जो सामने लिखा हुआ है, ये जितना कुछ भी लिखा हुआ है इन सब का एंड आंसर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ रहा है। यानी ये जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं ये सब इन 4 लाइनों के बराबर है। अगर इन 4 लाइनों का आंसर 150 मिलियन आ रहा है तो इन 15-20 लाइनों का आंसर भी फिर 150 मिलियन आ रहा है। तो इसका मतलब है इन सब का एंड रिजल्ट वही बन रहा है जो इन 4 का एंड रिजल्ट बन रहा है। इनडायरेक्ट मेथड में इन 4 की जगह ये बहुत सारी लाइनें लिखी जा रही हैं। मैं आपको ये समझाने लगा हूं कि ये सारी लाइनें इन 4 का मतलब क्यों दे रही हैं, ये समझाने लगा। ये जो इससे नीचे हम टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड इससे नीचे लिख रहे हैं, अगर सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारी के सारी इनकम्स कैश पे होती, क्रेडिट पे कुछ ना होता, सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारी के सारी इनकम्स अगर कैश पे होती तो ये फिगर पीबीआईटी के बराबर होती ना, कि नहीं? पीबीआईटी क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए, टैक्स भी मैंने इसके बाद लिखा है, इंटरेस्ट भी इसके बाद लिखा है। अगर सारी इनकम, सारे एक्सपेंसेस कैश पे होते तो फिर ये पीबीआईटी होता कि नहीं? ये माइक कान में नहीं लगाते यार, ये कान में नहीं लगा के रखते ना इसका। ये कैश जनरेटेड की फिगर पीबीआईटी ही होती ना, कि नहीं? क्यों? क्योंकि आई भी नीचे है, टैक्स भी नीचे है, तो ये बीआईटी है। और जब सारे इनकम एक्सपेंसेस अगर कैश पे होते तो फिर ये इनकम एक्सपेंसेस तो लिखे हुए, तो ये फिगर पीबीआईटी के बराबर होती। अब अगर कोई इनकम स्टेटमेंट में लिखा हुआ पीबीआईटी इससे टैली करना चाहे तो उसको वही फिगर सेम नजर आएगी। ये तो मैं कह रहा हूं पीबीआईटी के बराबर तब होती अगर सारा कुछ कैश पे होता। असल सारा कुछ कैश पे थोड़ी होता है। एक तो ये कि क्रेडिट और बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो नॉन कैश आइटम्स होती हैं, तो असल में ये पीबीआईटी के बराबर नहीं होगा। तो इनडायरेक्ट मेथड ये है जो लोगों को तसल्ली कराएगा कि आपको ये पीबीआईटी के बराबर क्यों नजर नहीं आ रहा। तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर कैश फ्लो स्टार्ट होता है पीबीटी से, पीबीआईटी से नहीं, पीबीटी से। पीबीआईटी में इसलिए कह रहा हूं कि इंटरेस्ट नीचे है, तो हम इसको पीबीआईटी बनाने के लिए इंटरेस्ट एड बैक कर लेंगे ना, अभी करता हूं ऐड। तो इसलिए आप अगर इंटरेस्ट का वर्ड छोड़ के पीबीटी से भी रिलेट कर लें तो भी पीबीटी की बात सुन लें। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ये इससे डिफरेंट क्यों है ये दुनिया वालों को समझाया जा रहा होता है। और क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है तो ये सारा कुछ कैश फ्लो है। इनडायरेक्ट मेथड में हमने इससे स्टार्ट करना है और कई सारी चीजें प्लस माइनस करनी है एडजस्टमेंट के तौर पे कि उसका एंड रिजल्ट वही बन जाएगा जो ये। तो यहां तक का जो सफर है कैश जनरेटेड, वो कैश फ्लोज नहीं है, एडजस्टमेंट्स हैं। और ये एडजस्टमेंट्स हैं 3 तरह की। एक है रिवर्सल ऑफ नॉन कैश आइटम्स। ये पीबीटी है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसमें कुछ ऐसी इनकम्स और एक्सपेंसेस शामिल होंगे जो कैश फ्लो नहीं है। तो यहां से कैश तक पहुंचने के लिए क्या करें? उनको रिवर्स कर दें। एक्सपेंसेस हैं तो एड बैक, इनकम है तो लेस। नॉन कैश डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट लॉस नॉन कैश है। लॉस ऑन डिस्पोजल कैश है, नॉन कैश है। अगर हमने एक 40 बुक वैल्यू वाला एसेट 36 का बेच दिया
तो 4 का लॉस है, तो हमने ये 4 किसी को पे किया नहीं, कैश तो नहीं है ये। तो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन डिस्पोजल, इंपेयरमेंट लॉस, बैड डेट एक्सपेंस, ये हम डेटर को कैश दे रहे होते हैं। नॉन कैश है तो पैसे डूबे हमारे, तकरीबन ये वाली चीज होती है। जो इंपेयरमेंट लॉस का कॉन्सेप्ट है, बैड डेट भी टेक्निकली इंपेयरमेंट लॉस ही है। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जब हमने इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स पढ़ा था तो उसमें मैंने बैड डेट डेटर्स की भी मिसाल ली हुई थी। तो ये और ये तकरीबन एक जैसी चीज है। ये I36 वाला, ये IFRS 9 वाला, ये हम क्यों ऐड बैक कर रहे हैं? क्योंकि ये नॉन कैश है। ये फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे जो फेयर वैल्यू लॉस आएगा, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पे फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाला लॉस है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर फेयर वैल्यू लॉस है, क्या ये पैसे दे रहे हैं किसी को? तो ये नॉन कैश चीजें हैं। इसी तरह फेयर वैल्यू गेन नॉन कैश है, ग्रांट इनकम भी डेप्रिसिएशन की तरह नॉन कैश है। एसेट डेप्रिशिएट हो रहा होता है और ग्रांट उससे मैच करते करते इनकम बन रही होती है, तो ये नॉन कैश चीजें हैं। तो इन नॉन कैश चीजों को हम रिवर्स कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को ऐड बैक और इनकम्स को लेस। ये इसलिए ये इसलिए यहां एडलेस हो रहे हैं। दूसरी आइटम्स वो हैं जिनको हम अभी फिलहाल निकाल देते हैं क्योंकि इससे नीचे उनको एज अ कैश फ्लो दिखा दिया जाएगा। रिवर्सल ऑफ आइटम्स सेपरेटली डेल्ट विद इन कैश फ्लो, इनको यहां अलग से कर लिया जाएगा डील। जैसे ये जो इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड है, इसने इन्वेस्टिंग में आ जाना है ना। पीबीटी में इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम शामिल है, तो इसमें इंटरेस्ट इनकम डिविडेंड इनकम शामिल है और नीचे चल के इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड आ जाना है, तो वो तो डबल हो जाएगा। बेशक फिगर जरूरी नहीं सेम हो, फिगर जरूरी क्यों नहीं सेम हो? क्या पता अभी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ हो, मिला ना हो, थोड़ा सा मिला हो, तो इनकम पूरी आ रही होगी, रिसीव्ड थोड़ा आ रहा होगा, लेकिन है तो एक ही चीज ना। तो ऊपर इनकम भी आ रही है, नीचे रिसीव्ड भी आ रहा है। ऊपर डिविडेंड इनकम आ रही है, नीचे डिविडेंड रिसीव्ड आ रहा है। ऊपर इंटरेस्ट इनकम आ रही है, नीचे इंटरेस्ट रिसीव्ड आ रहा है। तो असल कैश फ्लो क्या है? ये तो वो जो ऊपर इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम शामिल है, उसका क्या करें? उसको निकाल देते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट पेड नीचे आ तो रहा है और इसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस आया हुआ है, वो भी निकाल देते हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम। एक और 40 बुक वैल्यू वाला 46 का बेच दिया, 6 का गेन है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल ऑफ पीपीई कितना आ रहा होगा? सेल ऑफ पीपीई 46 एज अ कैश फ्लो 46 आ रहा होगा। ये 6 इसके अलावा है कि इसके अंदर शामिल है? तो 46 हम अलग से दिखा रहे हैं, ये 6 उसके अंदर ऑलरेडी शामिल है और ये 6 एज अ गेन ऑन डिस्पोजल इसके अंदर भी शामिल है। तो फिर यहां से निकाल लेंगे। तो वो आइटम्स जो ऊपर शामिल हैं लेकिन नीचे सेपरेटली डील हुई हैं, उनको भी रिवर्स कर देंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये जो ग्रेस्टी था, ये नीचे चल के ग्रेस्टी पेड आ रहा है। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो यहां से यहां तक मैंने 2 तरह की चीजें बताई हैं। वो नॉन कैश आइटम्स जो ऊपर एक्सपेंस इनकम है लेकिन असल में उनका कैश फ्लो नहीं है, वो रिवर्स करना है। क्योंकि इस सारे की लॉजिक क्या है? हम प्रॉफिट से कैश तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं। तो इससे यहां तक पहुंचने के लिए एक हमने नॉन कैश आइटम्स रिवर्स करनी है, दूसरी वो आइटम्स रिवर्स करनी है जो ऊपर एज एन एक्सपेंस इनकम भी आ रही हैं और नीचे उनको अलग से एज अ कैश फ्लो फिर दिखा देना है, तो डबल हो जाएंगे। तो इसलिए उनको भी रिवर्स कर देंगे। ये यहां से यहां तक की मैंने सारी चीजें इन 2 एडजस्टमेंट्स में लपेटी हैं। इन सारे नामों को बता दें, अगर आपको इन नामों में से किसी पे एतराज है कि ये यहां तो नहीं बनती तो बताएं। अच्छा, बेशक सीफैप में पढ़ा, लेकिन एक और मिसाल दे देता हूं। हमारा ईयर एंड के ऊपर मॉनेटरी आइटम्स को अपडेट करने पे IAS 21 फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस आएगा। वो P&L में लाए होते हैं ना मॉनेटरी आइटम्स, एक्सचेंज गेन लॉस, तो वो कैश फ्लो है, तो वो तो इसके अंदर आ रहा होगा, तो उसको रिवर्स कर देंगे।
जी यहां से यहां तक तीसरी होती है वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये क्या चीज है? फाइनेंस में, रिपोर्टिंग नहीं, फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल कहा जाता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को। एक होता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ये आप नहीं, बीएफडी में से तो निकल गया अब। अच्छा, वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को। यानी अगर बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स आ रहे हैं 200 मिलियन, करंट लायबिलिटीज आ रही हैं 120 मिलियन, तो कहा जाएगा वर्किंग कैपिटल 80 है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अगर बहुत अच्छा पहले पुरानी बात नहीं है कैफ, तो ये रेशोज में शायद नाम सुना हो, वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की मिसालें, डेटर। डेटर क्यों है? सेल्स हुई है? नहीं, थोड़ा कच्चा जवाब है। हाँ जी, डेटर्स क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि सेल्स हुई हैं, ये कच्चा जवाब है, आधा जवाब है। नहीं, चलो मैं खुद ही बता देता हूं। क्योंकि सेल्स के पैसे नहीं मिले, इसलिए डेटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर पैसे मिल गए होते तो फिर डेटर्स ना होते। क्रेडिटर्स क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि परचेजेस के पैसे नहीं दिए। सैलरी पेएबल, रेंट पेएबल, एक्रूड एक्सपेंसेस, ये क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक्रूड एक्सपेंसेस क्योंकि एक्सपेंसेस हो गए हैं, पैसे नहीं दिए हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि पैसे दे दिए, एक्सपेंस अभी नहीं बना था। तो एक्सपेंसेस और पेमेंट्स, इनकम्स और रिसीट्स की मिसमैचिंग की वजह से ये आइटम्स एग्जिस्ट करती हैं। एडवांस इनकम क्यों आ रही है? एडवांस इनकम, एडवांस रेंट है, क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि कैश पहले ले लिया है, इनकम अभी नहीं बनी है। जैसे अगर ये एक ईयर है, इस ईयर में हमने जो सर्विस ली, ये उसका एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? जो हमने उस ईयर में बेनिफिट लिया होता है। अगर इस एक्सपेंस की पेमेंट भी इस ईयर की बाउंड्री में हो गई होती तो कोई मिसमैचिंग नहीं है। मिसमैचिंग कब आएगी? जब पेमेंट इधर होगी तो मिसमैच है, या पेमेंट इधर हो गई है तो मिसमैच है। ये मिसमैच है और इसकी वजह से प्रीपेड और एक्रूड क्रिएट होगा। ये बात समझ आई? इसी तरह इनकम वो होती है जिसका हमने फॉर द ईयर अर्न करनी हो। इनकम जितनी है, अगर उतने पैसे मिल गए होते तो कोई मिसमैच नहीं है। लेकिन अगर पैसे इधर उधर हो गए तो फिर एडवांस और रिसीवेबल अराइज हो जाएगा। करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स? करंट। तो एक्सपेंसेस और इनकम्स अगर पेमेंट्स और रिसीट से मैच नहीं कर रहे होते, पेमेंट्स और रिसीट इधर उधर हो जाती है, तो ही एक्रूवल्स और एक्सपेंसेस नहीं, एक्रूड इनकम एक्सपेंसेस और रिसीवेबल प्रीपेमेंट वगैरह, एडवांस प्रीपेमेंट वगैरह, डेटर क्रेडिटर, तब ही अराइज होते हैं। अगर ये पेमेंट और एक्सपेंस, इनकम और रिसीट मैच कर गए होते तो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी में कैश आ रहा होता बस। इसी तरह स्टॉक क्यों आ रहा होता है? स्टॉक करंट एसेट्स में क्यों आ रहा होता है? यानी परचेजेस और कंजम्पशन मैच नहीं कर रही होती। मटेरियल है तो परचेजेस और कंजम्पशन मैच नहीं कर रही होती। ट्रेडिंग है तो परचेजेस और कॉस्ट ऑफ सेल मैच नहीं कर रही होती, तो स्टॉक आ जाता है। तो ये जो स्टॉक का करंट एसेट्स में आना है, ये परचेजेस और कंजम्पशन का मैच ना होना है। जो रिसीवेबल पेएबल का, एक्रूड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम का करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज में आना है, ये एक्सपेंसेस और पेमेंट्स का मैच ना होना है, इनकम्स और रिसीट्स का मैच ना होना है। हमने अभी इस वक्त शुरू कहां से किया हुआ? पीबीटी। इसमें क्या शामिल है? इनकम एक्सपेंसेस या रिसीट्स पेमेंट्स? इनकम एक्सपेंसेस। जबकि कैश फ्लो क्या होता है? रिसीट्स और पेमेंट्स। तो अगर डेटर्स इस साल और बढ़ गए, पिछले साल से और ज्यादा बढ़ गए, तो इसका मतलब जितनी फॉर द ईयर सेल्स हुई हैं, पैसे कम मिले हैं, ज्यादा मिले हैं? कम मिले हैं। क्यों? क्योंकि डेटर और क्रिएट हो गए। अगर सैलरी पेएबल्स जितना पहले था और बढ़ गया, तो जितना एक्सपेंस फॉर द ईयर था, पेमेंट उससे कम हुई है। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने पहले थे और बढ़ गए, पहले से मुराद है जितने पिछले साल थे पिछली बैलेंस शीट में, और जितने इस बैलेंस शीट में, उससे और ज्यादा हो गए, तो क्यों हुआ ऐसा? प्रीपेमेंट और बढ़ गई। इसका मतलब जितना एक्सपेंस फॉर द ईयर है, पेमेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस और ज्यादा बढ़ गए, मतलब पेमेंट और ज्यादा हो गई। और अगर एक्रूड एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो इसका मतलब है जितने एक्सपेंसेस ऊपर हैं, पेमेंट्स उनसे कम हैं। तो अगर ऊपर लिखे हुए इनकम एक्सपेंसेस से रिसीट पेमेंट में कन्वर्जन करनी है, तो हमें ये जो करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज हैं, इनकी इंक्रीज, डिक्रीज, प्लस माइनस करनी पड़ेगी। दो मिसालों से बताता हूं, उसके बाद सब पे ईमान ले आइएगा। डेटर के अकाउंट में बीडी आ रहा है 100, सेल्स आ रही है 700, सीडी आ रहा है 130। कैश कितना होगा?
670, कैश 670 है। अभी ऊपर यहां क्या लिखा हुआ है, इनमें से ऊपर क्या लिखा हुआ है 700। हमने उसको कहां तक लाना है 670 में, क्योंकि हमने शुरू यहां से किया है, कन्वर्ट किस में करना है कैश फ्लो में। तो 700 लिखा हुआ है, हमने कुछ ऐसा करना है कि वो 670 बन जाए। तो इस 700 में हम 30 लेस कर देंगे। 30 कैसे निकाला, डेटर्स के ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस। और इस 30 के लिए क्या वर्ड यूज करूं मैं, इंक्रीज इन डेटर्स या डिक्रीज इन डेटर्स। इंक्रीज, क्यों, क्लोजिंग ओपनिंग से बढ़ गया। तो अगर हम ये कह लें कि ऊपर लिखी हुई है सेल्स, हम अगर पीबीटी में से इंक्रीज इन डेटर्स माइनस कर दें तो वो उस ऊपर लिखी सेल्स को कैश में कन्वर्ट कर देगा। ये देखें, इंक्रीज इन डेटर्स माइनस कर दिया, और अगर तो कैश कितना होता जी 770। तो ऊपर कितना लिखा हुआ है 700, उसको मैंने 770 बनाना है। क्या करूं 70 यानी डिक्रीज इन डेटर्स, वो ऐड कर दूं। और इसके ऐड करने की एक और रीजन समझें, अगर डेटर 200 से 130 हो गए तो इसका मतलब है कि जितनी सेल हुई है फॉर द ईयर वो तो पैसे मिले ही मिले हैं, पिछले में से भी 70 मिल गए, तो सेल्स में 70 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक और बता देता हूं, ट्रेडिंग बिजनेस से बताता हूं। ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक है 30, परचेजेस हैं 300, क्लोजिंग है 50, तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या बनी 280, है ना। इधर पीबीटी के अंदर क्या शामिल है 280 कॉस्ट ऑफ सेल ना, यहां 280 है। अगर हमने उसको परचेजेस तक पहुंचाना है तो स्टॉक की इंक्रीज उसमें से एडजस्ट कर देंगे, 20 को एडजस्ट कर देंगे। इधर आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल, नीचे स्टॉक की इंक्रीज डिक्रीज क्या करेगी, उसको परचेजेस नहीं परचेजेस में कन्वर्ट करेगी। अच्छा, अब आप सेल्स की जगह परचेजेस ले आए और डेटर की जगह क्रेडिटर ले आए, तो इसमें है कॉस्ट ऑफ सेल। स्टॉक की इंक्रीज डिक्रीज ने क्या किया, उसको परचेजेस बनाया, और क्रेडिटर्स की इंक्रीज डिक्रीज उसको कैश बना देगी। ये सारे वो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज हैं जिनसे रिलेटेड कोई ना कोई एक्सपेंस इनकम ऊपर पीबीटी में आ रहा है। तो इन करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज क्या जादू कर रही है, उनको कैश में कन्वर्ट कर रही है। हाँ, इसमें एक चीज पे एहतियात करिएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या फर्क चल रहा है। जो करंट एसेट्स हैं उनकी इंक्रीज नेगेटिव है, डिक्रीज पॉजिटिव है, और जो करंट लायबिलिटीज हैं उनकी इंक्रीज पॉजिटिव है और डिक्रीज नेगेटिव है। और उसकी रीजन लायबिलिटीज पहले से कम हो गई तो मतलब और पे हो गया, इसलिए नेगेटिव। एसेट्स पहले से कम हो गए, एसेट्स पहले से कम हो गए मतलब और कैश मिल गया। लायबिलिटीज कम हो गई मतलब पैसे चले गए, एसेट्स कम हो गए मतलब पैसे आ गए। एसेट्स मतलब डेटर पहले से कम हो गया, तो क्यों कम हो गया, पैसे दे गया ना, तो वो पॉजिटिव है। लायबिलिटी कम हो गई मतलब हमने पैसे दे दिए, तो नेगेटिव है और इंक्रीज हो गया। तो यहां से यहां तक ये चीज है। तो ये तीन चीजें क्या कर रही हैं, पीबीटी में से कैश बनाने तक जो ऊपर नॉन कैश आइटम्स हैं वो रिवर्स की, वो आइटम जिनको नीचे अलग से दिखा लेना है वो रिवर्स की, और उसके बाद जो नेट बचा है वो स्टिल एक्सपेंस इनकम, क्योंकि हमने प्रॉफिट में से कुछ एक्सपेंसेस इनकम्स को रिवर्स किया है, तो एक तरह का एडजस्टेड प्रॉफिट बच गया है, तो प्रॉफिट ही ना, एक्सपेंस इनकम। जब उस एक्सपेंस इनकम में से हम ये चीजें ऐड लेस करेंगे तो ये चीजें ऐड लेस करना उस एक्सपेंस इनकम को कैश में कन्वर्ट कर रही हैं। लेकिन ये सारी चीजें वो हैं जिनका ऊपर कोई ना कोई एक्सपेंस इनकम है। मिसाल अजीब सी है, लेकिन स्कूल में छुट्टी हो रही है, माँ बाप लेने आए हुए हैं। कौन से माँ बाप लेने आए हुए हैं, जिनके बच्चे आए हुए हैं, जिनके कोई बच्चे नहीं वो थोड़ी वहां पहुंचे होंगे लेने। तो ये कौन से करंट एसेट्स लायबिलिटीज हैं जिनके एक्सपेंस इनकम ऊपर हैं। डेटर यहां क्यों खड़ा है, सेल है ऊपर, स्टॉक यहां क्यों है, ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल है, स्टॉक उस कॉस्ट ऑफ सेल को परचेजेस बनाएगा और क्रेडिटर उसको पेमेंट बना देगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस ऊपर आ रहा है। एडवांस इनकम क्यों आ रही है, क्योंकि ऊपर इनकम आ रही है। तो यहां पर सारी वो चीजें लानी है जिनका कोई ना कोई एक्सपेंस इनकम ऊपर है। अच्छा, मैंने यहां इंटरेस्ट पेएबल नहीं लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि ऊपर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हुआ था वो मैंने ऐड बैक करके रिवर्स कर दिया। वो बच्चा जल्दी चला गया घर, तो फिर उसके अम्मी अब्बू नहीं आए छुट्टी के टाइम। इंटरेस्ट रिसीवेबल डिविडेंड रिसीवेबल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उसको भी पहले घर भेज दिया था, पहले चला गया, इसलिए उसके अम्मी अब्बू भी नहीं आए। टैक्स पेएबल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चा आया ही नहीं आज। ऊपर क्या है,
पीबीटी। तो जब टैक्स आया ही नहीं है तो उसके अम्मी अबू लेने भी नहीं आए। तो यहां पर हमने वो अम्मी अबू लेने हैं जिनके बच्चे ऊपर हैं। तो यहां पर वो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज आनी है जिनका एक्सपेंस इनकम ऊपर है। और मिसाल, अगर हमने कोई पीपीई उधार पे बेचा है तो वो इस साल रिसीवेबल आ रहा होगा। अगर कोई पीपीई उधार पे बेचा है तो उसका रिसीवेबल आ रहा होगा ना, कहीं अदर रिसीवेबल्स में आ रहा होगा। पिछले साल नहीं था, इस साल वो अदर रिसीवेबल्स में आ रहा होगा, तो उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी। वो यहां दिखाना है। क्यों? क्योंकि वो पीपीई का रिसीवेबल है, कोई एक्सपेंस इनकम का रिसीवेबल थोड़ी है। इसी तरह से ये क्रेडिटर की इंक्रीज डिक्रीज यहां क्या कर रही होती है? अच्छा, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे होते हैं? ये दोनों मिलकर यहां क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज बनाता है, कैच इसको पकड़ाता है। ये क्या करता है? परचेजेस को पेमेंट बना देता है। ये दोनों मिलके, ये ऊपर लिखी कॉस्ट ऑफ सेल को परचेज बनाता है और इसके हवाले करता है, और ये उसको पेमेंट बना देता है। अगर कहीं पर हमने पीपीई उधार पे खरीदा है, पीपीई प्लांट उधार पे खरीदा है, तो उसका भी तो पेएबल आ रहा होगा ना, वो यहां लिखेंगे। क्यों? वो पीपीई का पेएबल है, गुड्स का पेएबल थोड़ी है। ठीक है। अच्छा, कैश की इंक्रीज डिक्रीज यहां दिखाएं, यानी कि कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या था और क्लोजिंग क्या, उनका डिफरेंस वो नीचे आएगा। कैश की इंक्रीज डिक्रीज ये नहीं दिखानी, क्योंकि जो पूरा पेज भरा हुआ है ये कैश की तो इंक्रीज डिक्रीज है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश की तो इंक्रीज डिक्रीज है, तो उसको दोबारा थोड़ी दिखा देंगे। तो यहां पर हम याद रख लेते हैं कि हमने इस पोर्शन में सारे करंट एसेट्स, सारी करंट लायबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज दिखानी है, लेकिन उनकी नहीं जिनका एक्सपेंस इनकम ऊपर नहीं है। और इसके लिए मैंने और हेल्प करने के लिए एक नोट लिख दिया। ये नंबर 2 पढ़ लें सारा, ये सारा पढ़िएगा यहां से यहां तक, बोल्ड वाला भी।
जी कैश की इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं दिखानी, क्योंकि वो तो सारा कैश फ्लो ही वही है। टैक्स पेबल एडवांस टैक्स वगैरह की इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं दिखानी, क्योंकि पीबीटी से शुरू किया हुआ है। इनकी इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं दिखानी, क्योंकि इनको पहली छुट्टी देकर घर भेज दिया था तो छुट्टी के टाइम तो अम्मी अब्बू नहीं आएंगे। इनकी इंक्रीज डिक्रीज क्यों नहीं दिखानी, इनके तो बच्चे ही नहीं है ऊपर। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छा ये वाली बात, इंटरेस्ट पेबल की इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी, लेकिन क्या पता आपको वो इंटरेस्ट पेबल किसी में छुपा के दे दे। तो जब आप क्रेडिटर्स की इंक्रीज डिक्रीज दिखा रहे हो तो उसके अंदर इंटरेस्ट पेबल छुपा हुआ हो सकता है, वो निकाल के फिर इंक्रीज डिक्रीज लेनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 देख लें, जैसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 देखा था। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 देख लें, क्वेश्चन देख के पीछे सॉल्यूशन देख लें।
चलें ठीक है, कल फिर ग्रुप कैश फ्लो करते हैं।